सबसे पहले हम आपको आज ये बताएंगे कि कश्मीर के गुलमर्ग से बर्फ कहां पर गुल हो गई है। कश्मीर में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर मौजूद गुलमर्ग की तुलना स्वर्ग से की जाती है और यहां हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में भारी बर्फबारी होती है। आप सब ने तस्वीरों में देखा होगा, सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग यहां जाते भी होंगे। अगर आप पिछले वर्ष की इन तस्वीरों को आज देखेंगे तो आपको गुलमर्ग का पूरा इलाका बर्फ की सफेद और खूबसूरत चादर से ढका हुआ नजर आएगा। और पिछली बार गुलमर्ग में 9 और 10 जनवरी को 4 से 6 फीट मोटी बर्फ की परत जमी हुई थी और वर्ष 2022 में भी गुलमर्ग में इतनी ही बर्फबारी हुई थी। तस्वीरें आप देख लीजिए, 2023 की तस्वीरें देखिए, कितना खूबसूरत गुलमर्ग इस समय लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अभी अपने घर से उठकर इस जगह पर चले जाएं। लेकिन अगर आप आज की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको गुलमर्ग में बर्फ का भयंकर सूखा दिखाई देगा। अब आज की तस्वीरें देखिए, गुलमर्ग में जिन स्थानों पर जनवरी के पहले हफ्ते में लगातार बर्फबारी होती थी, आज उन्हीं स्थानों पर सूखी घास नजर आ रही है और अब गुलमर्ग से बर्फ पूरी तरह से गुल हो चुकी है और यह जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज की तस्वीर देख लीजिए 2023 की और आज की तस्वीर देख लीजिए 2024 की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिम से चलने वाली हवाओं की गति इतनी कम है कि इसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की घटनाओं में ऐतिहासिक रूप से कमी आई है और सिर्फ कश्मीर में ही इसके कारण दिसंबर और जनवरी के पहले हफ्ते में 79% कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर बर्फबारी पर पड़ा है, क्योंकि अगर बारिश ही नहीं होगी तो बर्फ भी कैसे पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2017 में दिसंबर के महीने में गुलमर्ग में 8 अलग अलग दौर में बर्फबारी हुई थी, 8 दौर में। लेकिन इसके बाद बर्फबारी के ये दौर लगातार कम होते चले गए और 2023 में पहली बार ऐसा हुआ जब दिसंबर के महीने में सबसे कम दिन के लिए सिर्फ एक बार ही बर्फबारी हुई, सिर्फ एक बार। तो पिछले साल सिर्फ एक बार बर्फबारी हुई है और इस बार एक बार भी नहीं शायद। और 2024 में भी अगर आप देखेंगे तो जनवरी का पहला हफ्ता बारिश और बर्फबारी से सूखा रहा और जलवायु परिवर्तन ने गुलमर्ग का रंग रूप इस बार पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि गुलमर्ग में अभी जो कुछ हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन की आपके लिए एक छोटी सी झलक है। आज से 3 दशकों के बाद जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रकृति और मौसम इतना बदल जाएगा कि दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में गुलमर्ग जैसी ठंड पड़ेगी और गुलमर्ग और श्रीनगर में कानपुर और लखनऊ जैसी गर्मी होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जनवरी के पहले हफ्ते में शिमला और मसूरी से ज्यादा ठंड दिल्ली में पड़ रही है और पहाड़ों पर मौजूद जो बड़े बड़े हिल स्टेशंस हैं जहां पर आप जाते हैं बर्फ को देखने के लिए, इस समय वहां बर्फ का सूखा पड़ रहा है और इस सब का कारण जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्मी से तप रही है और इस बुखार ने गुलमर्ग जैसे इलाकों को भी अब सूखा कर रख दिया है। अब आप गुलबर्फ बने गुलमर्ग से हमारी ये चिंताजनक रिपोर्ट देखिए और ये भी सोचिए कि आज से कुछ वर्षों के बाद आपको पहाड़ों पर बर्फ सिर्फ तस्वीरों में दिखाई देगी और शायद ये तस्वीरों भी वो होंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद कुछ भी असली नहीं बचेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि चीन के दौरे पर गए मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से अब पर्यटकों की एक भीख मांगी है। पर्यटकों की भीख, देखिए क्या चाहते हैं मालदीव्स के राष्ट्रपति। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने चीन से यह आग्रह किया है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को वेकेशन के लिए यानी मालदीव्स में छुट्टी मनाने के लिए प्रेरित करें, मालदीव्स को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर चीन में प्रमोट करें ताकि भारत के लोगों की नाराजगी से उसके पर्यटन उद्योग का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई चीन से हो सके। हर साल पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग भारत से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के बाद अब भारत के लोग हर रोज मालदीव्स का बहिष्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मालदीव्स नहीं बल्कि अब लक्षद्वीप जाकर अपनी छुट्टियां मनाएंगे और अपने देश और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। अब बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं कि अब वो दोबारा कभी मालदीव्स नहीं जाएंगे, मालदीव्स में छुट्टियां नहीं मनाएंगे और अब
मालदीव्स को वाकई इस बात की चिंता होने लगी है, क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब होगी, उनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा। भारत के अपमान पर मालदीव्स की मौजूदा सरकार की मुश्किलें अब इतनी बढ़ गई हैं कि वहां पर अब इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की जा रही है। यानी मालदीव्स के जो बाकी नेता हैं, मालदीव्स की जो जनता है, वो आज भी भारत के साथ है, सिर्फ एक नेता को छोड़कर जिसने भारत को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था, और वो नेता अब इस समय मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं। और ये जो राष्ट्रपति हैं नए मालदीव्स के, इन्हें चीन का करीबी माना जाता है। मालदीव्स के एक सांसद अली अजीम ने वहां की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से मौजूदा सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है और कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम में जिस तरह से मालदीव की सरकार के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया है, उसके लिए वहां के राष्ट्रपति को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए। और मालदीव्स की तमाम विपक्षी पार्टियां अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं। तो सोचिए, मालदीव्स में यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि वहां सरकार को गिराने की मांग उठ रही है, वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग उठ रही है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का और भारत का और आप सब लोगों का मालदीव्स में कितना जबरदस्त समर्थन है। इसके अलावा यह मामला इतना बड़ा हो गया कि वहां के बड़े बड़े नेता भी अब इस पर गहरी चिंता जताने लगे हैं। और इन नेताओं में पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने कहा है कि इस अपमान के लिए मालदीव्स की सरकार को भारत से माफी मांगनी चाहिए, जबकि पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने कहा है कि मालदीव्स की मौजूदा सरकार ने भारत के साथ संबंध खराब करके अपने देश को ही क्षति पहुंचाई है, अपने देश के लोगों को क्षति पहुंचाई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मालदीव्स में सोशल मीडिया पर कुछ सर्वे किए गए, जिनमें वहां के लोग इस घटनाक्रम के लिए मालदीव्स के मौजूदा राष्ट्रपति की आलोचना कर रहे हैं। और देखिए, हमारे देश में भी तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और आम जनता भारत के साथ एकजुट होकर इस समय खड़े हैं। भारत में भी ऐसी एकता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली, जहां देखिए चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, बाकी के और बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सारे के सारे मिलकर इस समय भारत की इज्जत बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब हर कोई, चाहे भारत में हो या मालदीव्स में हो, भारत का साथ दे रहा है, ऐसे में भी भारत के विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के चक्कर में भारत का ही विरोध कर रहे हैं और इस मुद्दे पर वो भारत के साथ नहीं है। ये बात समझ में आती है कि आपको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते और राजनीति यही कहती है कि अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां बात देश की इज्जत की आ जाए, वहां पर तो कम से कम सारी पार्टियों को एकजुट हो जाना चाहिए। और हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, वो इस समय मालदीव्स की आलोचना करने की बजाय अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे विवाद के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। ಮೋದಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅವ ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇಶಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ, ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब देखिए, आज जब हमारे देश के विपक्ष के नेता इस अपमान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, ऐसे में एक तुलना देखिए। असल में पूरा पॉइंट यह है कि अगर भारत का अपमान होता है, हमारे देश का अपमान होता है, हमारे देश के लोगों का अपमान होता है, या हमारे देश के लोगों द्वारा चुने गए हमारे प्रधानमंत्री का अपमान होता है, तो यह सबका अपमान है। और ऐसे में चाहे नेता किसी भी पार्टी के हों, उन्हें एकजुट होना चाहिए। अब
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इसके लिए तो मोदी ही जिम्मेदार हैं और वो मोदी के अपमान का राजनीतिक आनंद उठा रहे हैं, मन ही मन बहुत खुश हैं। लेकिन अब एक दूसरी तुलना देखिए। हम आपको वर्ष 2013 के एक घटनाक्रम के बारे में आज बताना चाहते हैं। 2013 मतलब जब यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए देहाती औरत शब्द का इस्तेमाल करके उनका अपमान किया था और उस समय विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता इस पूरी स्थिति के लिए मोदी के साथ बिल्कुल खड़े हुए नहीं हैं। मोदी ने तब क्या कहा था 2013 में जब वो विपक्ष में थे और जब नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री का, चुने हुए प्रधानमंत्री का अपमान किया था, तो देखिए। अब हम आपको झारखंड के धनबाद लेकर चलेंगे, जहां 85 वर्ष की सरस्वती देवी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद सीताराम बोलकर 30 वर्षों के बाद अपना मौन व्रत तोड़ेंगी और उन्हें इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी किया गया है। हम ब्लैक एंड व्हाइट में लगातार आपको ऐसे लोगों की कहानी दिखाते हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत प्रण किए, जिन्होंने राम मंदिर की बहुत सेवा की, राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, अपने अपने जीवन में जिससे जो हो सका उसने वैसी कुर्बानियां दी। सरस्वती देवी ने 6 दिसंबर 1992 को यह प्रण लिया था कि जब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो मौन व्रत धारण करेंगी और इस दौरान भगवान राम की भक्ति में लीन रहेंगी, कभी कुछ बोलेंगी नहीं। और सरस्वती देवी ने 30 वर्षों तक भगवान राम के मंदिर के लिए यह मौन व्रत रखा और अब 22 जनवरी को वो राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तब उन्होंने सीताराम कहकर 30 वर्षों के बाद अयोध्या में ही अपना मौन व्रत तोड़ने की घोषणा की है और लोगों को लिखकर उन्होंने ये बताया कि मैं 22 तारीख को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अपना मौन व्रत तोड़ूंगी और जो पहला शब्द वो कहेंगे अपने मुंह से वो होगा सीताराम। आज जब हमारे देश के कुछ नेताओं को जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक लगने लगता है तब हम आपको सरस्वती देवी से मिलवाना चाहते हैं जो 30 वर्षों के बाद पहली बार कोई शब्द बोलेंगी और वो शब्द होंगे सीताराम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब ये जो है इनको अगर अयोध्या वासी ही बोल दिया जाए तो माना जा सकता है क्योंकि इनका ज्यादा टाइम अयोध्या में ही गुजरा और ये अयोध्या में जाती है तो सब समझ रही थी। हम लोग तो इतना नजदीक से नहीं समझ रहे थे लेकिन समझ रही थी। तो अयोध्या में जाती आती थी तो उस समय थोड़ा बहुत मौन रहती थी लेकिन ये विवादित ढांचा ढहने के बाद ये पूर्ण रूप से संकल्प ले ली कि जब तक इसके अंदर में राम मंदिर बने और रामलला का स्थापना हो, इनका प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद ही हम मौन खोलेंगे। उसके बीच में बहुत सा फंक्शन हुआ, बहुत सा जैसे कोर्ट का जजमेंट आया, शिलान्यास हुआ, सब टाइम में हम लोगों ने बहुत पुशिंग किया कि नहीं अब तो मंदिर तो बनना ही बनना है, अब आप मौन खोल लीजिए। बोले नहीं, हमको कोई पे विश्वास नहीं है, जब तक मंदिर नहीं बन जाए और हम रामलला को ना देखें तब तक जो है अपना मौन नहीं खोलेंगे। बस श्री राम जी की कृपा से और मोदी जी की और योगी जी की कृपा से अब मंदिर बन रहा है और ये 22 तारीख को अपना लगता है कि मौन खोल देगी। हम लोगों के पास निमंत्रण आया कि मम्मी को अपनी खाली भेज देना और कोई को नहीं आना क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ है। तो हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग भी अयोध्या जाएं लेकिन उपाय नहीं लग रही। तो अब 22 जनवरी 2024 को वहाँ पे मूर्ति का अनावरण है, तो वहाँ पे जब मुंह खोलेंगे तो क्या नाम लेंगे? सबसे पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड इनका कहना है कि सीताराम सीताराम बोलेंगे। काफी आप लोगों को भी खुशी है? हाँ, खूब खुशी है, खूब। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे योगी जी से हम लोग को भी बुलवाए। रामलला का यहाँ आप लोगों को भी जाने का शौक? हाँ, हम लोगों को भी शौक है। तो देखिए, ये है भगवान श्री राम की ताकत। अब हम आपको एक ऐसी मां से मिलवाने वाले हैं जिसने गोवा के एक होटल में अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी और हत्या के बाद ये महिला उस छोटे से बच्चे की लाश को गाड़ी में रखकर
गोवा से बेंगलुरु लेकर जा रही थी और फिर अचानक वो रास्ते में पकड़ी गई। इस खबर में आपको भारत के नए समाज का असली चरित्र दिखाई देगा और हम चाहते हैं कि इस खबर को आज आप बहुत ध्यान से देखें और इस विश्लेषण की शुरुआत इस तस्वीर से करना चाहते हैं जिसमें यह बच्चा इस महिला की गोद में आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब पुलिस ने इसी महिला को इस बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस महिला का नाम है सूचना सेठ और यह महिला बेंगलुरु में रहती है। 39 वर्ष की सूचना सेठ और उनके पति कुछ समय पहले ही अलग हो गए थे। उन्हें तलाक लेने के लिए उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया था। कानूनी प्रक्रिया तलाक की चल रही थी, तलाक हुआ नहीं था, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहते थे और इस प्रक्रिया में इस महिला ने बच्चे की कस्टडी खुद ले रखी थी, यानी बच्चा मां के पास रहता था क्योंकि बच्चा छोटा था, सिर्फ 4 साल का था और ऐसे मामलों में जब बच्चा छोटा होता है तो वो मां के साथ ही रहता है। और इस महिला ने यह कहा कि वो अपने बच्चे को उसके पिता से यानी अपने पति से कभी मिलने नहीं देगी, लेकिन बाद में उसके पति को अदालत से यह अनुमति मिल गई कि वो अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो यह तो कानूनी प्रक्रिया इन दोनों के बीच में चल रही थी। अदालत ने यह भी कहा कि इस महिला का पति हर हफ्ते रविवार को अपने बेटे से मिल सकता है, लेकिन यह महिला यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके बेटे से मिले। इसलिए वो अपने बेटे के साथ इसी 6 जनवरी को गोवा चली गई और एक होटल में रूम ले लिया और वहीं उसने अपने 4 साल के बेटे को गला दबाकर मार डाला। उसने बेटे की हत्या के बाद अपनी कलाई काटकर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बदल गया और फिर उसने बेंगलुरु वापस लौटने का फैसला किया और अगर होटल के कर्मचारियों को शक ना हुआ होता तो शायद यह महिला बेंगलुरु पहुंच भी जाती। तो अब आपको यह बताते हैं कि महिला को पकड़ा कैसे गया। यह महिला शनिवार को होटल में रुकी और अपने बेटे की हत्या के बाद रविवार को इस महिला ने वापस बेंगलुरु जाने के लिए एक टैक्सी मंगवाई, लेकिन वो जब अकेली होटल से चेकआउट कर रही थी तो होटल के स्टाफ को शक हुआ। होटल के स्टाफ ने उनसे पूछा कि उनका बेटा कहां है और तब इस महिला ने यह झूठ बोला कि उसने अपने बेटे को एक रिश्तेदार के घर पर छोड़ दिया है, क्योंकि होटल के जो स्टाफ को यह लगा कि जब महिला अपने बेटे के साथ आई थी तो अचानक से बेटा गायब कैसे हो गया। लेकिन जब यह महिला होटल से चली गई, इसके बाद होटल के कर्मचारी कमरे को साफ करने के लिए जब वहां कमरे में पहुंचे तो उन्हें कमरे में खून के धब्बे दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इसके बाद टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और महिला से भी बात की। महिला ने और पूछा कि आपका बच्चा कहां है। महिला ने फिर से झूठ बोला और कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पर बच्चे को छोड़ दिया। पुलिस ने रिश्तेदार का पता मांगा। जब उस एड्रेस को चेक किया तो पता चला कि यह पूरी कहानी झूठी थी और जब पुलिस को यह पूरा शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है तो पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को रास्ते में ही एक पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा और कहा कि इस महिला को आगे ले जाने के बजाय सीधे गाड़ी पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। और यह टैक्सी जब पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर महिला की तलाशी ली गई तो महिला के बैग में, लगेज में बच्चे की लाश मिली और इसके बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो गाड़ी है जो इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस गाड़ी में यह महिला अपने ही बेटे की लाश को रखकर गोवा से बेंगलुरु जा रही थी। लेकिन आज ये जो महिला इस तरह से पुलिस की हिरासत में है, उसके बारे में अब जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं उसे जानकर आप सब हैरान रह जाएंगे।